हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत स्वागत है। देखिए, स्पीड टेस्ट हम डेली बेसिस पे तो यहाँ पे एनालिसिस में नहीं कर सकते, पर हफ्ते में एक करते हैं। इस स्पीड टेस्ट के पीछे बहुत सारा मकसद छुपा हुआ है और उसमें से एक है कि इससे हम आपको बता पाएँ कि कितना अहम है ये जानना कि मतलब ये स्पीड टेस्ट देना या मॉक टेस्ट देना आपकी प्रिपरेटरी या आपकी प्रिपरेशन में कितना अहमियत रखता है। और दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा टच भी बना रखें और ये भी बता पाएँ कि एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पीड टेस्ट देना उतना जितना हालात देने के बाद ही आप एनालिसिस करोगे, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट स्पीड टेस्ट देना है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसकी एनालिसिस करना भी है। तो इसलिए ज़रूरी है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट दीजिए तो उसकी एनालिसिस ज़रूर करिए। रेगुलर बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ आपको दिख जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब आईने में आप अपनी सूरत देखते हैं और आपको कहीं कमी दिखती है, तभी तो उस पर आप काम करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही है यहाँ पे भी कुछ। ये स्पीड टेस्ट आपकी प्रिपरेशन का आईना है और जो बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, किस जगह पे स्पॉट है, किस जगह पे डार्क स्पॉट है, और वो फिर आपको करेक्ट करना है। तो एनालिसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है, इस आईने में झांकने की भी ज़रूरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा आप करेंगे। स्पीड टेस्ट नंबर 14A का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। और करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि @रीजनिंग बाय बसंत सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। हर दिन 9 बजे सुबह में क्लास चलती है 9 to 10। उसमें आप जुड़ सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट का प्रारूप ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। खैर, आज की क्लास में, आज इस मॉक टेस्ट डिस्कशन में या स्पीड टेस्ट डिस्कशन में हम जो क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्पीड टेस्ट कर चुके होंगे। जो नहीं किए हैं वो यहीं पे बनाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे, मुझसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि समय कम आपके पास रहेगा फिर भी। और जिन लोगों का बन गया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो पहले से स्पीड टेस्ट कर चुके हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के जगह पे पहुंच जाएंगे। 6 person A, B, C, D, E, F attend the interview on 2 different dates, 8 and 17, 3 different months दिए गए हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है। एक ही साल का। E attend the interview on even date but before May. Only 2 person attend the interview between E and 1 who attends some interview after F. As many person attend the interview before F as after A. Only 1 person attend the interview between B and A. At least 1 person attends the interview between C and A. C attend the interview before D. कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। ये कहलाता है डेट और मंथ से रिलेटेड पजल। और अक्सर जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे सर्वप्रथम आप क्या करें कि आप डेट्स और मंथ्स को अलाइन करें। यानी आपके 3 महीने दिए गए हैं और हर महीने की 2 तारीख दी गई है। तो कई बार 2 तरीके से लोग करते हैं, जैसे यहाँ मंथ लिख लिया और फिर इसके बाद यहाँ एक डेट और एक डेट है, कॉलम बना के लिख लिया। वो मैं अप्रोच को उतना सही नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑर्डर से रिलेटेड होता है। ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखो कि मार्च की 2 तारीख, एक बार के लिए मार्च आपने 8 मार्च लिखा हुआ तो मार्च 8 लिख दिया। एक बार के लिए आप दूसरा मार्च 17 मैंने डेट लिख दिया। फिर मार्च के बाद ऐसे ही अप्रैल के साथ करेंगे। अप्रैल का जो एक डेट है 8 है और अप्रैल का ही एक डेट हम लिखेंगे 17। फिर उसके बाद मई का एक डेट इसी तरीके से, मई 8 एंड मई 17, राइट। हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए। अगर कोई स्थिति बनती है संभावना के लिए तो उस हिसाब से आपको ड्राइव कर सके, इसलिए यहाँ पे कॉलम्स कुछ ऐसे बनाइए, 2-3 जो भी बना सकते हैं आपके पेपर पे, जितनी अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से, पर बनाइए ज़रूर, ठीक है। ओनली 1 person attend the interview. He attends the interview on even dates but before May. मई महीने से पहले इवन डेट्स पे, यानी 8 तारीख को, या फिर ये 8 मार्च या 8 अप्रैल में से कोई होना चाहिए। तो एक बार के लिए ई को आप यहाँ रख दो, एक बार के लिए ई को इस जगह पे प्लेस कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओनली 2 person attend the interview between E and 1 who attends the interview immediately after F. F के जो तुरंत बाद में करता है ना, उसके बीच में और ई के बीच में 2 लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं। तो 2 के तुरंत बाद यहाँ पे, यानी ये वाला जो यहाँ वाला व्यक्ति है वो एफ के तुरंत बाद, यानी एफ यहाँ पर हुआ, इससे 2 लोग है ना। क्या बोला गया, फिर से पढ़ लो। ई अटेंड द इंटरव्यू ऑन इवन नंबर डेट बट बिफोर। ओनली 2 person अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन ई एंड 1 हु अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर एफ। तो 2 लोगों के गैप के बाद यहाँ पे वो जो व्यक्ति होगा
उसके तुरंत पहले एफ होगा, तो यहाँ पे एफ के तुरंत बाद वाले व्यक्ति और ई के बीच में 2 लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इस तरीके से आप उसको बना लेंगे। एज मेनी पर्सन इन द इंटरव्यू बिफोर एफ एज आफ्टर ए, एफ के बाद जितने करते हैं ए के पहले उतने करते हैं। ऐसी लाइनें जनरली क्या होती हैं, ऊपर नीचे से उनकी बराबर दूरी को प्रदर्शित करती है। जैसे ऊपर से एफ तीसरे नंबर पे है तो नीचे से ए जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, यानी ए इस जगह पे होना चाहिए। यहाँ नीचे से एफ दूसरे नंबर पे तो है, ऊपर से ए दूसरे नंबर पे होना चाहिए, यानी ए इस जगह पे होगा, और फिर वो आपकी जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओनली 1 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में इंटरव्यू अटेंड करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, एक व्यक्ति है। ए यहाँ पर, ए के गैप पे बी आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे बी को रख सकते हो, बी यहाँ पे पॉसिबल है और बी जो है इस जगह पे पॉसिबल है। यहाँ पे देखो बी यहीं बनेगा, ऊपर जगह ही नहीं है। हरिओम भेज। फिर आगे देखो, एटलीस्ट 1 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक लोग कम से कम इंटरव्यू अटेंड करते हैं। अब यहाँ पे ए से एक के गैप पे सी ना तो नीचे बनेगा, ऊपर जगह नहीं, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे सी हो सकता है, कम से कम एक का गैप होना चाहिए सी और ए के बीच में, यहाँ पे सी हो सकता है, और इस स्थिति में सी यहाँ पे 2 ही जगह आपके पास सी के लिए है, तो सी और बी में डाउटफुल स्थिति बनी रहेगी। पर आगे देखो, सी अटेंड द इंटरव्यू बिफोर डी, सी डी से पहले इंटरव्यू अटेंड करता है, पक्की बात डी आपका यहीं जाएगा, और सी डी से पहले अटेंड करता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से सी हटा देते हैं, इस जगह पे बी फिक्स हो जाएगा, यानी ये जगह जो है किसके लिए हो जाएगी, बी के लिए हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डज एफ अटेंड द इंटरव्यू, एफ कौन से महीने में, अप्रैल महीने में इंटरव्यू अटेंड करता है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द इंटरव्यू जस्ट आफ्टर ई, ई के तुरंत बाद में इंटरव्यू अटेंड करने वाला कौन है, दैट इज सी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 सी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन डी एंड 1 हु अटेंड्स ऑन 8 मार्च, डी और 8 मार्च के बीच में, 8 मार्च और डी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तो 3 आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, दैट्स द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा इसमें से सही नहीं है, ई 31 दिन वाले में, बी मई में, सी मई में, बी सी मई में, देखो बी और सी क्या मई में है, बी मई में है पर सी मई में नहीं है, तो सी में वाला बात गलत हो गया है ना, बोले नॉट ट्रू, सी में वाली बात जो है गलत हो गई, सी मई मंथ में नहीं है, सी आपका कौन सा मार्च मंथ पे है, तो वो गलत हो गया, इसके लिए वो आंसर जाएगा। इफ इन अ सर्टेन वे सी इज रिलेटेड टू 8 मार्च, डी 17 अप्रैल, है ना, कौन 8 अप्रैल से रिलेट करेगा, सी 8 मार्च, सी 8 मार्च इसके तुरंत बाद में, डी 17 अप्रैल, 17 में किससे रिलेट करेगा, डी से रिलेट करेगा, इसका मतलब तो 17 में किससे रिलेट करेगा, अच्छा 8 अप्रैल किससे, 8 अप्रैल के तुरंत बाद वाला, तो 8 अप्रैल 8 अप्रैल के तुरंत बाद वाला ए है, ये ए से रिलेट करेगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 ए होना चाहिए, दैट्स द करेक्ट वन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जनरली प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते भी है। क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द कंपोजिट नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, आप कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बोलो, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स हो गए, सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द सीरीज, तो प्राइम को छोड़ के, है ना, 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, डॉलर आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स को आपको ड्रॉप कर देना है। इट्स द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, इतने कैसे इतने सिंबल्स हैं, है ना, इन द सीरीज ईदर इमीडिएटली प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ वॉवेल, या तो उनके तुरंत पहले वॉवेल होना चाहिए, तुरंत बाद में वॉवेल होना चाहिए, दोनों स्थितियां, सिंबल के पहले या बाद में वॉवेल, सिंबल के पहले वॉवेल नहीं है, बाद में भी वॉवेल नहीं है, इस सिंबल के पहले बाद में वॉवेल नहीं है, इस सिंबल के पहले बाद में वॉवेल है, ये काउंट हो जाएगा, इस सिंबल के पहले वॉवेल, ये भी काउंट हो जाएगा, इस सिंबल के पहले वॉवेल, हाँ अच्छा, और कोई सिंबल अगला, ये सिंबल के पहले वॉवेल बाद में वॉवेल नहीं है, इस सिंबल के पहले वॉवेल नहीं है, छोड़ो, 2 मिलेंगे ऐसे, राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन 2 विच सेज 2,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन इन द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है ना, प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट प्राइम नंबर लेफ्ट हैंड से ही है ना, एंड द सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से पहला प्राइम नंबर 7 है, दूसरा 5 है, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ सिंबल्स काउंट करने हैं, एक सिंबल आपको ये दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, 2 सिंबल्स आएंगे, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड इवन नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से पहला इवन नंबर ये है, सेकंड इवन नंबर ये है ना, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द सेकंड ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर ये है, तो 8 और 6, 5 और 6, इनका सम कितना होगा, 11 होगा, 6 5 11, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन द सीरीज, जब भी आपको राइट या लेफ्ट ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, जोड़ोगे, फ्रॉम राइट हैंड है तो राइट लिखा जाएगा, फ्रॉम का जो साइड होगा वही लिखा जाएगा, और फिर दोनों जोड़ दो, 5 और 10 15, राइट साइड से 15वां एलिमेंट आपको देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th एलिमेंट यू बनेगा, 5वें विकल्प में दिया हुआ, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉर्नर इज कोडेड एज, किसको, कॉर्नर को, GSVRIV कॉर्नर, GSVRIV, ये पहले कोड क्रैक करना होगा। सी का नियरेस्ट लेटर कौन सा दिख रहा है, जी यहाँ पे दिख रहा है, और सी का ऑपोजिट एक्स होता है जो कि दिया नहीं है ना, 2 बार आर लिखा हुआ है और 2 बार वी लिखा हुआ है, एकदम क्लियर स्पष्ट बता रहा है ये आर वी को ही डिनोट कर रहा होगा, पक्की बात है। तो एक तो कोड डायरेक्ट दिख रहा है, सी से जी देख लेंगे, सी 3 होता है और जी आपका 7 होता है, 4 लेटर आगे है, ओ 15 होता है, 4 जोड़ोगे 19 आएगा, एस बनेगा, आर 18 होता है, 4 22 बी बनेगा, एन 14 4 18 आर बनेगा, ई 5 4 9 आई बनेगा, और फिर आर से भी वहां पे भी +4, सभी में +4 करके लिख रहा है, क्लियर सी बात है, हमारा सेंटर CENTRAL सेंट्रल में C +4 करोगे वही आपको G ही मिलेगा, E में 4 करोगे I मिलेगा, N 14 4 18 R मिलेगा, T 20 4 24 X मिलेगा, R 18 4 22 V मिलेगा, A 1 होता है, 4 जोड़ोगे 5 मिलेगा यानी E मिलेगा, और L 12 +4 करोगे 16 यानी P मिलेगा, GIRXV सेकेंड ऑप्शन में है, कोई करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, और ये सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग होती है, जैसे फिक्सिशियस कोडिंग कहो या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहो, इसमें आपको LA किसको रिप्रेजेंट करता है वो बताना था, ठीक है। हम कोड पार्ट पे चले जाएंगे जहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, LA कहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है, LA यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी केवल इसी जगह। इसका सीधा अर्थ है यदि ये कोड कहीं और नहीं है तो जिस वर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड भी कहीं और नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कौन सा वर्ड कहीं और है, गेम क्या पहले में कहीं और है, हाँ यहाँ पे है, काट दो, इसके लिए कोड पक्का वो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके लिए होता तो ये कोड यहाँ पे भी होता, इन कहीं और है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं हो सकता, अ कहीं और नहीं है, पॉसिबल है, डीलिंग भी कहीं और नहीं है, इसके लिए भी वो पॉसिबल है, और सम कहीं और है तो इसको हटा दो, या तो अ के लिए होगा या डीलिंग के लिए होगा, अ तीसरे नंबर पे है और डीलिंग चौथे नंबर, तो या तो 3 या 4, फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर ऐसे में बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कोड फॉर सम, सम के लिए कोड क्या बनेगा, सम आपका यहाँ पे दिख रहा है और सम आपका दिख रहा है इस जगह पे। इन दोनों सेंटेंसेस में सम के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है,
गेन इन अ डीलिंग सम, ऑब्जर्व इन सम ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे इन भी कॉमन है, इन भी कॉमन है। अब बात ये है कि भाई इन भी कॉमन है तो इन का कोड पहले पता लगाए, नहीं तो डाउट बना रहेगा। इन और सम में डाउट बना रहेगा, पक्की बात है आपका। और डाउट बना रहने का मतलब दो आंसर हुआ। इन और सम में से कौन कौन सा इन दोनों में कॉमन है देख लो। एक तो MH दोनों में कॉमन दिख रहा है और एक OX दिख रहा है कॉमन। अब इन दोनों में से कौन सा सम के लिए है कौन सा इनके लिए नहीं बता सकते, तो इसका मतलब MH या फिर OX में से 2 या 3 में से कोई आंसर होना चाहिए। और पांचवें विकल्प में कहता है या तो 2 यानी OX या फिर 3 यानी MH, तो हम इसी विकल्प को आंसर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ डीलिंग सम। अ और सम का कोड अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाला था, जिसमें MH और OX तो पक्की बात है, MH और OX तो रहना ही है। अब इनमें से कौन सा किसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आई डीलिंग की, डीलिंग यहाँ पे दिया हुआ, ये शब्द किसी और जगह पे है क्या, नहीं है। अब डीलिंग और अ का कोड में भी डाउट था, अगर आप याद करो। अ और डीलिंग दोनों ऐसे शब्द हैं जो कहीं और नहीं है, इनके कोड में भी आपको डाउट था। यानी अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। चलो हम आ और सम के लिए निकाल लेंगे, आ और डीलिंग के लिए प्रॉब्लम करेगा। सम का कोड चलो हम निकाल लिए, इन के कोड में डाउटफुल आपका आएगा, इन और सम के कोड में डाउट आएगा। तो MX और OH नहीं, ये कैंसिल करो, ये नहीं हो सकता है ना। सम के कोड में ही आपको MX रहेगा या OH डालोगे नहीं पता चलेगा। आ और डीलिंग के लिए तो चलो हमने 2 एक कोई उठा लिए जो 2 हमें मिल रहे थे, पर फिर भी वो CND ही आंसर हमारा बनाएगा राइट आंसर, क्योंकि सम का कोड हमें एग्जैक्टली मिलने वाला नहीं है। तो CND फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। CO किसको रिप्रेजेंट करता है। CO आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस जगह पे दिख रहा है, इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें भी नहीं है। CO अगर इन दोनों जगहों पे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, शी ऑब्जर्व डीड गेन, ऑब्जर्व इन सम ऑफ गर्ल। ऑब्जर्व केवल शब्द ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, क्लियरली ऑब्जर्व के लिए होगा। और कोई शब्द जो कॉमन हो, शी नहीं कॉमन है, डीप नहीं कॉमन है, गेन नहीं कॉमन है, केवल एक ऑब्जर्व कॉमन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज कोड फॉर द वर्ड शी। शी के लिए कोड क्या होगा, वह शी इज गिवन यहाँ पे है, इसमें शी है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी इसका जो कोड होगा वो कहीं और नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा कोड जो कहीं और, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। MA कहीं और है क्या, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में MA नहीं है, ये हो सकता है शी के लिए कोड। फिर देखो CO कहीं और है, हाँ हटा दो। TE कहीं और है, हटा दो। MX कहीं और है, हटा दो। बचा क्या, MA बचा। पक्का शी के लिए कोड क्या होगा, MA होगा। यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ब्लड रिलेशन का सवाल, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 पर्सन नेम्ड ABCDE सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, सिंपल सा सवाल है। ठीक, 5 पर्सन है, थोड़ा सा समय आप भी ले सकते हैं, मैं इसीलिए स्लोली लेके चल रहा हूं उसको, कि आप इसको बना लें इतनी देर में। सी सिट थर्ड राइट ऑफ, किधर देख रहे हैं, सेंटर, सारे लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। पहले कह रहा है सी सिट थर्ड राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी यहां बनाओगे। ठीक, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी इन दोनों जगहों पे नहीं होगा, यहां और यहां, तो बी के लिए फिर जगह यही बचती है। ठीक है, ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ई है, तो ए यहां बनाओ, ए के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड, ई यहां पे आ जाएगा, है ना। अब ये आपका सीक्वेंस बना है। पहला सवाल इसे देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी। ई जो है सी के तुरंत बाईं तरफ है, इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं, ई विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के तुरंत बाईं तरफ ई है और इमीडिएट लेफ्ट कहीं किसी विकल्प में नहीं दिया, इसके लिए पांचवा विकल्प में नॉट दीज आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, इसको बना लें, CEBDA।
यही तो है। विच ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ई सी के तुरंत किधर है? हाँ, ई सी के तुरंत लेफ्ट साइड में, इमीडिएट लेफ्ट। अच्छा ये हो गया, यहाँ क्यों बनाया यार, अगले पे बनाना चाहिए था। चलो यहाँ देखो, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी क्या बी के तुरंत राइट है? नहीं है, गलत है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर ए एन ई। डी के दोनों पड़ोसी ए और ई नहीं है, गलत हो गया। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए किसका पड़ोसी? बी का पड़ोसी नहीं है। बी सिट थर्ड राइट ऑफ डी, नहीं, ये भी बात गलत हो गई। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नॉट ट्रू है ना, इनमें से सारे के सारे नॉट ट्रू है ना। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी बी के तुरंत राइट साइड में है, वो भी गलत है। सी इज इमीडिएट, फिर से इसको चेक ही कर लेते। सी सिट थर्ड राइट ऑफ डी, डी के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सी यहाँ पे बना हुआ है ना। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी डी का पड़ोसी है, ठीक है। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, ई ए के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। हाँ, सब कुछ तो है। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अरे यार, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। हाँ, फिर से देखो, हमने नॉट पढ़ा ही नहीं क्या? 1 2 3 4 और 5, सारे लोग केंद्र देख रहे हैं, है ना। पहला सी से थर्ड राइट ऑफ डी, हाँ। बी नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी इन दोनों जगहों पे नहीं होगा, बी यहाँ होगा। बी डी के पड़ोस में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया। कुछ गलत कर दिया था क्या? ई से सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे। ये अरे इतना सिंपल था, मतलब एक छोटा सा मिस्टेक, मिसरीडिंग, और कितना खराब हो सकता है। ए डी ई सी बी, ई सी के रिस्पेक्ट में, सी के तुरंत राइट साइड में, इमीडिएट राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सी इमीडिएट राइट, सी इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी से इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी बी के तुरंत राइट साइड में, बिल्कुल सही है। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, डी के पड़ोसी ए और ई, बिल्कुल सही ये भी है। ए बी का पड़ोसी है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सॉरी ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए किसका पड़ोसी? बी का, ये भी बात सही है। बी से थर्ड राइट ऑफ डी, बी डी के राइट में थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है, बी डी के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है, तो बी से थर्ड राइट ऑफ डी, ये वाली बात गलत हो गई, उसके लिए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स टू द इमीडिएट नेबर ऑफ सी? सी के पड़ोसी को कौन? ई और बी, ई और बी फर्स्ट ऑप्शन में दिया, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो, देयर 9 members of 3 generation living in a family with 3 married couples. G is the father of C, who is grandson of K. F is the only daughter of J, who is mother of D. A is the brother-in-law of G, who is no sibling. M is the daughter of B, who is daughter-in-law of J. D is an unmarried member of the family. ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, चलो इसको बना लेते हैं। आप लोग पहले शुरुआत करिए इसको बनाने का। क्या कह रहे हैं? देयर आर 9 मेंबर्स लिविंग इन अ फैमिली विद मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल्स हैं, ये नोट करने वाली बात है। जी इज द फादर ऑफ सी, जी किसका फादर है? सी का फादर है ना। हु इज ग्रैंडसन ऑफ के, किसके लिए बोल रहे हैं? सी। किसका ग्रैंडसन है? के का, यानी के सबसे ऊपर पीढ़ी में जाएगा। अब के जी के ही पिता होंगे जरूरी नहीं है, सी की माता जी के भी पिताजी हो सकते हैं या माता जी हो सकती है के, तो ग्रैंड पेरेंट दोनों तरफ से बन सकता है, माँ की तरफ से फादर की तरफ से। तो सी के फादर जी हैं, तो इनके पेरेंट हो जरूरी नहीं है, इनकी माँ के पेरेंट, सी की माँ के भी पेरेंट हो, इसलिए मैंने वो फ्री छोड़ रखा है। एफ इज द ओनली डॉटर ऑफ जे, हु इज मदर ऑफ डी, ठीक है। एफ इज ओनली डॉटर ऑफ जे, एफ इकलौती डॉटर है इसकी जे की, एंड हु इज मदर ऑफ डी, जे डी की मदर है, यानी डी यहाँ पे पुरुष हो जाएगा और जे फीमेल हो जाएगा, ये अलग से हम लिख लेते हैं। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, जी का ब्रदर इन लॉ ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। अब यहाँ पे जी का विवाह जिनके साथ हुआ है ना,
उनके भाई के रूप में हो सकता है, ये एक संभावना है ब्रदर इन लॉ का। एक और संभावना आती है, वो संभावना में क्या होता है कि जी की बहन का पति वो भी ब्रदर इन लॉ बने, तो वो अभी तो फिलहाल हमने यही बना रखा है। हु हैज नो सिबलिंग, जी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये वाला केस तो हट ही गया कि जी की बहन का पति ए ब्रदर इन लॉ बनेगा, नहीं, ये जी की पत्नी का भाई ही ब्रदर इन लॉ के रूप में होगा, यानी साले की बात कर रहे हैं। एम इज द डॉटर ऑफ बी, एम किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है, ठीक है। एम इज द डॉटर ऑफ बी हुज डॉटर इन लॉ ऑफ जे, जे की डॉटर इन लॉ है ना, जे की डॉटर इन लॉ, तो जे के बेटे से विवाह जिसका हुआ, वही तो। एम इज द डॉटर ऑफ बी हु इज डॉटर, यानी बी, बी किसकी डॉटर इन लॉ है, जे की, और एम इज डॉटर ऑफ बी, एम बी की डॉटर है, तो यहाँ पे ये एम डॉटर के रूप में बी की। डी इज एन अनमैरिड मेंबर, डी एक अविवाहित सदस्य, अरे ओ भाई साहब, एम इज द डॉटर ऑफ बी whose daughter-in-law of J, एक मिनट, F is the only daughter of J, F इकलौती डॉटर है J की, whose mother of D, J किसकी मदर है, D की मदर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक और भाई बहन हो सकता है, तीसरा भी कोई आएगा, J अनमैरिड है, तो यहाँ से तो हटाओ, एक इनका तीसरा बेटा भी इसका मतलब J का है, एक और बेटा होगा, और फिर जे यहाँ पे B और फिर यहाँ पे M, इस तरीके से बनेगा। B उस डॉटर इन लॉ ऑफ J, B J की डॉटर इन लॉ यानी बेटे की पत्नी। D इज एन अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, D परिवार का अविवाहित सदस्य है। ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा में लिंक क्या है, B D F M J, और इनमें ये सब कुछ मिला हुआ है। इन दोनों को एक साथ रखते 3 विवाहित जोड़े हमें कंप्लीट करने हैं, और 3 मैरिड कपल कंप्लीट करने का अर्थ ये हुआ कि F हो जाए, A हो जाए, बिल्कुल सही मिल रहा है। देखो यहाँ पे जोड़ो, J को यहाँ लेके चलो, है ना, और J को इस जगह पे लेके चले, K और J को विवाहित जोड़े में रख दें, J फीमेल K मेल, ठीक है। इनका एक बेटा है, F इनकी बेटी है, एक इनका और बेटा मान लो D, है ना, D अविवाहित है, A का विवाह किसके साथ हुआ हो, B के साथ हुआ हो, यही संभावना है। A का विवाह किसके साथ, B के साथ, तो B यहाँ पे फीमेल हो जाएगी और J B की मदर इन लॉ बन जाएगी, और इनका एक बच्चा जो है, बस सारी बात बन गई, M इनके बच्चे के रूप में, M यहाँ पर इनके बच्चे के रूप में, और M के लिए बोला भी गया है, M इज द डॉटर ऑफ B, M किसकी डॉटर है, B की डॉटर। M का B का विवाह A के साथ हुआ है, ध्यान रखना। चलो सबके जेंडर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। 1 विवाहित, 2 विवाहित, 3 विवाहित हमें मिल रहे हैं, 3 मैरिड कपल, 1 2 और 3। हाउ इज F रिलेटेड टू M, F M का क्या लग रहा है, तो M के पिताजी की बहन, बुआ जी यानी आंट, चौथा विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा। J G से कैसे संबंधित है, J जो है वो G का क्या लग रहा है, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर, J रिलेटेड टू G, सॉरी J रिलेटेड टू G, मदर इन लॉ, G की वाइफ की जो है वो कौन है, माँ है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। हाउ इज M रिलेटेड टू C, M C का क्या लग रहा है, M इज कजन ऑफ C होगा, है ना, कजन, M इज कजन ऑफ C, बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाओ, मैन स्टार्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। A man starts walking straight towards east from A, A बिंदु से पूर्व दिशा में एक आदमी चलना प्रारंभ करता है ना। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर रीचेस पॉइंट B, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो B पॉइंट पे पहुंचता है। देन ही टेक्स राइट टर्न, B बिंदु से वो दाईं तरफ मुड़ जाता है, B बिंदु से वो दाईं तरफ मुड़ता है, और कितना चलता है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। C बिंदु पर पहुंचता है, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, C से बाईं तरफ टर्न लेगा, इधर जाएगा,
ऑन वॉक्स फॉर 7 किलोमीटर, 7 चल के कौन से बिंदु पर पहुंच गया, रीच पॉइंट डी, डी पॉइंट पे पहुंच गया। फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। इसको यहां बना देते भाई, ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, 5 गया, बी पे पहुंचा, बी से यहां 6 गया और सी पे पहुंचा, सी से लेफ्ट 7, डी पे पहुंचा। सेवन, डी से वो किधर जा रहा है, फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट हैंड एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर। लेफ्ट हैंड लेके 6 किलोमीटर यानी बी वाली लाइन में पहुंच गया। 6 नीचे आया था, 6 ऊपर चला गया। ठीक है, टू रीच पॉइंट ई, है ना। ही रीचेस पॉइंट एफ आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ई। एफ आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ई से किस तरफ 4 किलोमीटर जा रहा है वो नहीं पता है। एफ इस सर्कल में कहीं पे भी पॉसिबल है, यही तो। ई से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एफ कहीं पे भी पॉसिबल है उसके रेडियस में। ठीक, इन विद डायरेक्शन डी विद रिस्पेक्ट टू ए। डी ए के किधर है, साउथ ईस्ट। क्या आंसर बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम पॉइंट सी टू एफ। सी से एफ 7, 6 और 4, तो 7, 6, 13 और 4 17, क्योंकि ई से एफ 17 जा रहा है ना, तो 17 जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगी भाई। वैसे सबसे न्यूनतम जो दूरी डी और एफ के बीच की बन सकती है ना, वो मैं बताऊं कैसे। आप बहुत बढ़िया सवाल लिए बोलेंगे। एफ को फिर क्या करो, डी से नीचे, यहाँ पे एफ को 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डी और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन सकती है। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है, टू रीच पॉइंट ई, है ना, ये 6 किलोमीटर चलता है ई पॉइंट पे। ही रीचेस पॉइंट एफ आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर राइट फ्रॉम पॉइंट ई। अच्छा, ई बिंदु से राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर चल के फिर ये एफ पे पहुंचता है। तो एफ यहाँ पे सर्कुलर में नहीं होगा, एफ यहाँ पे होगा। एफ और डी के बीच की जो दूरी है 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 6 का 36 और 16 36 50 होता है। 7 के स्क्वायर से थोड़ा सा आगे, है ना, 7 7 49, 7 तो 50, 52 किलोमीटर दिख रहा है। ए भाई 6 का स्क्वायर और 4 का 36, 4 चौक 16, 36 और 16 कितना होता है, 40 10 50 की तो रूट 50 तो होता है। रूट 50 किसी ऑप्शन में नहीं दिया, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो इस वाले स्पीड टेस्ट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे, खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, जम के पढ़ें, खूब स्पीड टेस्ट देते रहें, आप जल्दी सफल होंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.